नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिब्लियोफाइल स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज की इस क्लास के अंदर अपन देखने वाले हैं जो आपका मॉक टेस्ट नंबर 802 है उसके सॉल्यूशंस। तो आइए देखते हैं एक एक करके कौन कौन से आपके क्वेश्चंस आए थे और उनके क्या क्या सॉल्यूशंस बनते हैं वो अपन देखते हैं। तो देखिए, हमारी इस क्लास का पहला क्वेश्चन यह है कि हु फाउंडेड द चोला एम्पायर। चोल साम्राज्य की अगर हमसे पूछा जाए दोस्तों, स्थापना किसने की थी दोस्तों, तो चोल साम्राज्य की दोस्तों जो स्थापना है वो की थी दोस्तों विजयालय ने। किसने स्थापना की थी दोस्तों? चोल साम्राज्य की जो स्थापना है वो आपके की थी किसने? तो वो की थी विजयालय ने। ठीक है, कहां पर स्थापना की थी दोस्तों? विजयालय ने। स्थापना तो विजयालय ने की थी, लेकिन कहां पर की थी? तो वो की थी दोस्तों तंजावुर में, जिसको अपन आज की तारीख में तंजौर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और ये इनकी राजधानी भी बनी। तो कहां पर स्थापना की गई दोस्तों? तंजावुर में। ठीक है, चोल साम्राज्य कब से कब तक चला दोस्तों? ये लगभग 9वीं से दोस्तों 13वीं शताब्दी तक, 13th सेंचुरी तक, शताब्दी तक आपका लगभग चला आपका चोल साम्राज्य। स्थापना लगभग 850 ईस्वी के आसपास, 850 ईस्वी के आसपास विजयालय द्वारा तंजावुर में चोल साम्राज्य की स्थापना की गई। खुद विजयालय दोस्तों पहले पल्लव वंश के अंदर एक सामंत था, लेकिन जब उसने देखा कि पल्लव और पांड्य लड़ मर के सब कमजोर हो रहे हैं, मौके का फायदा उठाया और तंजावुर में एक नए ही आपके एक डायनेस्टी, एक वंश की क्या कर दी दोस्तों, उसने स्थापना कर दी। क्लियर है? तो मुझे लगता नहीं इसमें आपको 1% भी दिक्कत होगी। डन। हालांकि बाद में इनकी राजधानी राजेंद्र फर्स्ट गंगाईकोंडा भी बनाता है। कौन? इसके बाद इनका एक राजा हुआ जो कि बड़ा प्रतापी राजाओं में से एक था, जिसका नाम था राजेंद्र फर्स्ट। इसने दोस्तों नई राजधानी बनाई थी चोल साम्राज्य की, नई कैपिटल बनाई थी, नई राजधानी बनाई थी, और उसका नाम था गंगाईकोंडा चोलापुरम। गंगाईकोंडा चोलापुरम। कभी क्वेश्चन आ जाए कि गंगाईकोंडा चोलापुरम जो राजधानी है वो किस चोल शासक ने बनाई थी, तो वो था आपका कौन सा? राजेंद्र फर्स्ट। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अरविंद पारिक का संबंध इनमें से किस वाद्य यंत्र से? अरविंद पारिक है, उनका संबंध इनमें से किस वाद्य यंत्र से दोस्तों? इनका संबंध है आपके सितार से। सितार से एक और कौन है फेमस? तो वह है पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर, इनका भी संबंध किससे दोस्तों? सितार से है। ठीक है, तबला वगैरह का तो आप जानते हो दोस्तों, जाकिर हुसैन वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखो। ओणम किस राज्य का त्योहार है? कितना बेसिक सा क्वेश्चन पूछ रहा दोस्तों। ओणम है आपका कौन सा? केरल राज्य का त्योहार है। कौन सा? केरल राज्य का दोस्तों ओणम त्योहार है। और ये कितने दिन तक चलता है दोस्तों? ये आपका 10 दिन तक चलता है। कितने दिन तक चलता है? 10 दिन तक चलता है। और याद रखना, अगर कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओणम मनाया कब जाता है? मलयालम कैलेंडर के अनुसार, है ना। मलयालम जो कैलेंडर है उसके अनुसार अगर आपसे पूछा जाए ओणम मनाया कब जाता है, मलयालम कैलेंडर के अनुसार ओणम मनाया कब जाता है दोस्तों, तो मलयालम कैलेंडर के अनुसार एक महीना आता है जिसको बोलते हैं दोस्तों चिंगम। क्या बोलते हैं? चिंगम। यस, चिंगम करके एक महीना आता है जो जनरली अगस्त सितंबर के समथिंग पड़ता है। तो चिंगम माह के अंदर आपका ओणम फेस्टिवल मनाया जाता है। कहाँ पर? केरल में। और कितने दिन के ये फेस्टिवल होता है दोस्तों? ये फेस्टिवल चलता है आपका 10 डेज का। कितने दिन का? 10 दिनों का ये फेस्टिवल चलता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा भारत सरकार की राष्ट्रीय पुनर्स्थापन एवं पुनर्निवास नीति 2007 का उद्देश्य नहीं है? तो मतलब किसी जगह से किसी को हटाना और उसके लिए फिर नए घर की इंतजाम करना। तो हटाना आपका हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? हटाकर कहीं और बसाना, तो पुनर्स्थापन या एक तरीके से पुनर्वास। तो इसकी दोस्तों जो नीति है 2007, उसका कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो पुनर्वास की परवाह किए बिना पुनर्स्थापन पर अधिक से अधिक ध्यान केंद्रित करना। तो ये तो बिल्कुल मतलब नेगेटिव पॉइंट बोल दी। तो यही दोस्तों उद्देश्य नहीं, आगे में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। टू मैक्सिमाइज द फोकस ऑन रिहेबिलिटेशन विदाउट रियली कैरिंग फॉर रीसेटलमेंट। हमें रीसेटलमेंट का पता नहीं और हम रिहेबिलिटेशन की कैसे बात कर सकते हैं दोस्तों, जब हमें पुनर्स्थापन का ही नहीं पता, कहाँ उनको है ना, कहाँ उनको बसाना है उसका तो हमें पता ही नहीं है। हमें ये तो हमें ये तो पता नहीं कि इनको कहाँ बसाना है, और हम बस बात करें इनको यहाँ से हटा और कहीं और बसाएंगे। अरे पहले ये तो देखो आप बसाओगे कहाँ पर, इनका पुनर्वास करोगे कहां पर? पुनर्वास करोगे तभी तो हम उसका किसी जगह पर पुनर्स्थापन करेंगे। तो पुनर्वास की परवाह किए बिना पुनर्स्थापन तो पॉसिबल है ही नहीं। तो ये स्टेटमेंट दोस्तों गलत है आपका। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का हमसे पूछा जाए अगर उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो जो एक अर्थ है, अर्थ के ऊपर दोस्तों जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसका मेन उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो ये दोस्तों जो सूर्य से आने वाली जो हानिकारक सोलर रेडिएशन वगैरह है दोस्तों, है ना, या जो अंतरिक्ष की हानिकारक विकिरणीय रेडिएशन है, उनसे दोस्तों हमारी पृथ्वी की क्या करती है? रक्षा करने का काम करती है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड। तो पृथ्वी को सौर वायु और ब्रह्मांडीय विकिरण से दोस्तों क्या करना? बचाना। टू शील्ड द अर्थ फ्रॉम सोलर विंड एंड कॉस्मिक रेडिएशन। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? परफेक्ट आंसर।
समुद्री जल में कौन सा खनिज लवण सबसे ज्यादा होता है दोस्तों? समुद्री जल में सबसे ज्यादा दोस्तों 35% तक मात्रा होती है दोस्तों। किसकी होती है दोस्तों? तो वो होती है आपकी 3.5% तक, 35 ppm तक अगर अपन देखें दोस्तों, तो वो होता है आपका नमक। कौन सा? सोडियम क्लोराइड बोले तो NaCl। सबसे ज्यादा दोस्तों यही लवण सॉल्ट आपका पाया जाता है, NaCl बोले तो सोडियम क्लोराइड। अगला दोस्तों जो हमारा जो अगला जो क्वेश्चन है वो हमसे ये पूछता है दोस्तों क्या कि एक इसने रामायण खूब सारी देर की, एक एक्स और वाई नाम के एक रेस्टोरेंट है के प्रबंधकों के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें समान काम के लिए असमान वेतन मिलता है। राज्य के नीति निर्देश के सिद्धांतों का कौन सा अनुच्छेद समान काम के लिए समान वेतन की बात करता है? कुछ नहीं, फर्जी सी बात है। हमसे बोला है एक एक्स नाम का रेस्टोरेंट है, एक वाई नाम का रेस्टोरेंट है, इसमें भी एक बंदा काम कर रहा है, इसमें भी एक बंदा काम कर रहा है, लेकिन एक्स वाले को वेतन ज्यादा मिल रहा है, वाई रेस्टोरेंट में काम करने वाले को कम वेतन मिल रहा है, जबकि सेम दोनों सेम मैनेजर का या सेम वेटर सेम काम कर रहे हैं। ये तो गलत बात है ना। समान काम के लिए हर जगह समान वेतन मिलना चाहिए। सेम ये भी डीपीएसपी है। डीपीएसपी तो केवल एडवाइस करने की बातें करता है। अभी मैंने आपको लास्ट वाले मॉक टेस्ट के अंदर भी बताया था, जो हमारे डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक 51 तक, वो सरकारों को ये गाइड करते रहते हैं, एडवाइस करते रहते हैं, देखो ऐसा ऐसा करो। उसमें आर्टिकल 39 में कहा गया है हर सरकार को, देखो आपके राज्य के अंदर ऐसी व्यवस्था करनी है कि हर व्यक्ति को अगर समान कोई काम करा तो उसके लिए वेतन भी क्या मिलना चाहिए? समान मिलना चाहिए। ऐसी बात कौन सा आर्टिकल में? ऐसी बात दोस्तों 39 के अंदर है। ठीक है। और जबकि 40 के अंदर क्या है? 40 वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार एग्जाम पूछा गया है। 40 के अंदर दोस्तों क्या है? 40 के अंदर ये है कि आपके यहाँ पर जो लोकल लेवल पर दोस्तों ग्राम पंचायत वगैरह का भी गठन होना चाहिए। ग्राम पंचायतों के गठन की बात, ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायत वगैरह जैसी भी चीज होनी चाहिए। ये वाली बात कौन सा आर्टिकल में लिखी गई है? आर्टिकल 40 के अंदर लिखी गई है। बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। बाकी 41 वगैरह तो ये है, 41 में तो यही है, जो कोई भी ऐसे व्यक्ति है जो थोड़े इनकेपेबल हो, चाहे बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे हैंडीकैप्ड हो, उनकी सहायता वगैरह करो, ऐसी बात है 41 वगैरह में। लेकिन हमसे पूछा था समान काम के लिए समान वेतन, ऐसी बात कौन से आर्टिकल में? तो आर्टिकल 39 में। इनमें से कौन सी भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की एक विशेषता नहीं है दोस्तों? ठीक है, इनमें से कौन सी है दोस्तों जो नेशनल हाईवेज की क्या है दोस्तों? विशेषता नहीं है। तो मीन्स फॉर इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट, अंतरराज्य परिवहन के लिए उपयोगी किए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। नेशनल हाईवे क्या करते हैं? 2 या 3 राज्यों के बीच में भी व्यापार वगैरह को, परिवहन वगैरह को बढ़ावा देते हैं। तो ये बात बिल्कुल एकदम सही है। हमें तो गलत बताना कौन सी विशेषता नहीं है नेशनल हाईवेज की। राज्यों की राजधानी और प्रमुख नगरों को जोड़ते हैं। बिल्कुल, अलग अलग राज्यों की राजधानी और उनके बड़े बड़े शहरों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं नेशनल हाईवे। बिल्कुल सही बात है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सीमावर्ती सड़कों के निर्माण के लिए उपयोगी किए जाते हैं। नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है दोस्तों कि जो ऊंचाई वाले इलाके हैं उनको एक तरीके से जोड़ने के लिए नेशनल हाईवेज ही बनाए जाए, बाकी जगह से कनेक्ट करने के लिए नहीं। ये कोई जरूरी नहीं है दोस्तों। तो ये कोई जरूरी नहीं है नेशनल हाईवे की विशेषता ना। नॉर्मल रोड भी बनाए जा सकते हैं, जरूरी कि नेशनल हाईवे ही बनाया जाए वहां पर। तो ये विशेषता नहीं है दोस्तों। और अगला है केंद्र सरकार द्वारा अनुरक्षित किए जाते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, नेशनल हाईवे वैसे भी केंद्र सरकार द्वारा ही बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों विशेषता नहीं है आपकी। अगला, बहुत सी रामायण देखी है, सरकारी बजट ये होता है वो है। अरे कुल मिला के कुछ नहीं पूछा हमसे, बस इतना पूछा जो वित्तीय वर्ष होता है, जो हमारा बजट होता है वो एक फाइनेंशियल ईयर के लिए तो आता है, तो वो फाइनेंशियल ईयर क्या है दोस्तों, बस हमसे इतना पूछा, कुछ नहीं। बाकी रामायण सिर्फ ऐसे भ्रमित करने के लिए, टाइम वेस्ट करने के लिए दे रखी। कुल मिला के क्वेश्चन सिर्फ इतना कि वित्तीय वर्ष क्या होता है, कब से कब तक होता है, एक फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होता है। तो एक फाइनेंशियल ईयर होता है दोस्तों कब से? 1 अप्रैल से लेकर दोस्तों 31 मार्च तक। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। बस बात खत्म। अगला, कोशिका का कौन सा भाग है दोस्तों जो पोषक तत्वों को ऊर्जा प्रदान करता है? कितना रद्दी सा क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। पावर हाउस ऑफ सेल हम किसको कहते हैं जहां पर एनर्जी वगैरह बनती है? माइटोकॉन्ड्रिया बोले तो सूत्र कणिका। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। पावर हाउस ऑफ सेल इसी को तो इसलिए बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? यहीं पर तो एनर्जी बनती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। ग्लाइकोजन की एकल इकाई क्या है? कितना इजी सा क्वेश्चन फिर पूछ लिया। आप कार्बोहाइड्रेट में आपको आपके टीचर्स ने पढ़ाया होगा कि एक तो होता है दोस्तों क्या? स्टार्च, और एक होता है दोस्तों क्या? ग्लाइकोजन। एक तो होता है स्टार्च और एक क्या होता है दोस्तों? ग्लाइकोजन। अब दोनों ही दोस्तों क्या है? दोनों ही अपने आप में माला है। दोनों ही अपने आप में क्या है? माला है। माला मतलब माला किससे बनती है? मोतियों से। तो ये भी स्टार्च भी अपने आप में एक क्या है? माला है। और ग्लाइकोजन भी अपने आप में एक क्या है दोस्तों? माला है। तो जो माला होती है दोस्तों, माला में बहुत सी चीजें होती है, इसलिए माला अपने आप में क्या है? पॉलीमर। माला अपने आप में क्या होती है दोस्तों? पॉलीमर है। तो कोई भी पॉलीमर किससे बनती है? एक एक मोतियों से। और एक एक मोती को क्या बोलते हैं दोस्तों? तो एक एक मोती कहलाता है मोनोमर। तो चाहे स्टार्च हो चाहे ग्लाइकोजन हो, दोनों का दोस्तों जो मोती होता है, मोनोमर होता है, एकलक होता है, उसको अपन बोलते हैं ग्लूकोज। बहुत सारे ग्लूकोज की लंबी चेन ही होती है स्टार्च, और बहुत सारे ग्लूकोज की लंबी चेन ही होती है दोस्तों क्या होती है? ग्लाइकोजन। तो आप बोलोगे सर फर्क क्या हुआ फिर स्टार्च और ग्लाइकोजन में? एक्चुअल में प्लांट्स के अंदर जब बहुत सारे ग्लूकोज की लंबी सी चेन बनती है पेड़ पौधों में, उसको तो बोलते हैं स्टार्च। और एनिमल्स के अंदर दोस्तों ग्लूकोज की लंबी सी चेन को अपन जो स्टोर होते हैं उसको अपन बोलते हैं क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजन। तो एनिमल्स स्टोर देयर ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन एंड
प्लांट्स स्टोर देयर ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। बस। एनिमल्स में ग्लूकोज की लंबी सी चेन क्या होती है दोस्तों? ग्लाइकोजन। और प्लांट्स में ग्लूकोज की लंबी सी चेन क्या होती है? स्टार्च। तो स्टार्च और ग्लाइकोजन में कॉमन बात क्या है? दोनों ही लंबी सी चेन है किसकी? ग्लूकोज की। अलग क्या है? स्टार्च प्लांट में होता है, ग्लाइकोजन किस में होता है? एनिमल्स बोले तो आपके जंतुओं में होता है। तो ग्लाइकोजन की एक लग, मतलब ग्लाइकोजन अपने आप में माला है, तो उसका एक लग बोले तो उसका मोनोमर कौन है दोस्तों? तो ग्लाइकोजन का मोनोमर कौन होगा दोस्तों? आपका ग्लूकोज होगा। कौन होगा दोस्तों? ग्लूकोज होगा। समझ गए बात को? ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो। मानव विकास सूचकांक के लिए बताओ इनमें से कौन सा कथन गलत है दोस्तों? तो देखो दोस्तों, अगर अपन बात करें, ठीक है, HDI की, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, ये कॉन्सेप्ट दोस्तों एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था महबूब उल हक। इन्होंने दोस्तों ये कॉन्सेप्ट दिया था कि अगर देश के डेवलपमेंट वगैरह को मापना है तो हर देशों का अपना अपना क्या निकालो? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकालो। और लास्ट जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग दोस्तों जो इंडिया की रैंक है, लेटेस्ट जो आखिरी जो रिपोर्ट आई थी एसडीआई की, उसके अकॉर्डिंग दोस्तों जो इंडिया की रैंक है वो दुनिया के लगभग 193 देशों में कितनी है? 134वीं रैंक है, 134th रैंक है। अब एसडीआई मापते किस मापदंड पर है? तो लगभग 3-4 पैमाने होते हैं। उसमें से एक तो होता है दोस्तों क्या? एक होता है दोस्तों शिक्षा, एजुकेशन, ठीक है, स्कूलिंग, एजुकेशन दोस्तों, उस आधार पर किसी भी देश का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मापा जाता है। एक दोस्तों हम मापते हैं उस देश की जीडीपी। जीडीपी भी कैसे दोस्तों? पर कैपिटा इनकम के हिसाब से, प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से, पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से। एक दोस्तों हम देखते हैं कि वहां पर लोग कितना जीते हैं, जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा। तो ये कुछ फैक्टर्स है जिस आधार पर दोस्तों किसी भी देश का एचडीआई मापा जाता है। तो हमसे पूछा है इनमें से कौन सा गलत है? तो एचडीआई दोस्तों शिक्षा के स्तर को दर्शाता है, बिल्कुल सही बात है। यह क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर किसी देश की प्रति व्यक्ति जीडीपी का उपयोग करके घटक को प्रदर्शित करता है, बिल्कुल सही बात है। प्रति व्यक्ति जीडीपी के आधार पर हम कैलकुलेट करते हैं एसडीआई को, बिल्कुल सही बात है। और जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, मतलब जन्म के समय यह पता लगा दिया जाए कि ये व्यक्ति जनरली कितने साल तक जीवित रहेगा। जन्म के समय मतलब जनरली किसी भी देश में यह पता लगाना कि यहाँ पर आमतौर पर व्यक्तियों की आयु कितनी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है। तो उस आधार पर भी मैंने अभी भी बताया एचडीआई कैलकुलेट किया जाता है। तो ये भी सही है दोस्तों, लाइफ एक्सपेक्टेंसी के आधार पर। तो फिर गलत क्या है दोस्तों? तो जन्म दर और मृत्यु दर का दोस्तों पर्टिकुलर को लेना देना नहीं है। तो यही दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? सी हमारा क्या हो जाएगा उत्तर। ए, बी और डी के आधार पर तो मापते हैं, लेकिन हमें गलत बताना था दोस्तों, तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इनमें से किस आदर्शों का उल्लेख है? तो जब भारतीय संविधान की आप प्रस्तावना पढ़ोगे दोस्तों तो उसमें 5 तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है। कितनी? 5 टाइप की दोस्तों हमें स्वतंत्रता की बात की गई है। स्वतंत्रता है ना की बात की गई है दोस्तों, 5 टाइप की लिबर्टी की बात, हमें स्वतंत्रता की बात की गई है। कौन कौन सी दोस्तों 5 तरह की हमें स्वतंत्रता दी गई है दोस्तों? तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता। भारत के प्रत्येक व्यक्ति को उसकी लिबर्टी मिलेगी। किस किस चीज की? बिलीफ, लिबर्टी मिलेगी थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड किसकी? वर्शिप की दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? परफेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 5 तरह की हमें स्वतंत्रता दी गई है। यहां स्वतंत्रता को इंग्लिश में फ्रीडम नहीं बोला गया, 5 टाइप की, इंग्लिश में बोले तो 5 टाइप की लिबर्टी हमें बताई गई। वो है कौन सी? वो मैंने आपको बता दी, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। राजा राममोहन रॉय की दोस्तों एक पुस्तक थी जिसका नाम था गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। मोनोथिस्ट समझते हो ना? थिस्ट मतलब ईश्वर वगैरह से रिलेटेड, मोनो मतलब एक विश्व में, एक ईश्वर में आस्था रखना, तो उसको बोलते हैं मोनोथिस्ट। ठीक है, तो राजा राममोहन रॉय की बुक है जिसका नाम है गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। तो ये बुक ओरिजिनली कौन सी भाषा में लिखी गई थी? तो दोस्तों ओरिजिनली ये बुक उन्होंने लिखी थी फारसी भाषा में, बोले तो पर्शियन लैंग्वेज के अंदर। बाद में इसका बंगाली, इंग्लिश वगैरह के अंदर ट्रांसलेशन हुआ, लेकिन ओरिजिनली दोस्तों उन्होंने ये बुक किसमें लिखी थी? पर्शियन लैंग्वेज, फारसी भाषा के अंदर लिखी थी। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दोस्तों हमारी दशकीय वृद्धि दर कितनी रही? दशकीय वृद्धि दर मतलब 10 सालों में वृद्धि दर कितनी रही? मतलब 2001 की तुलना में अगर अपन देखें तो 2011 में हमारी पॉपुलेशन कितनी बाय परसेंटेज अगर देखें तो बढ़ी, तो वो बढ़ी थी दोस्तों लगभग 17.64% के आसपास। अब बताओ इसके नजदीक सबसे कौन सा अच्छा डेटा है? तो सबसे नजदीक दोस्तों 17.2 भी दे रखा है, 17.7 भी है, लेकिन हमको पता है कि वो है डेटा 17.64, तो सबसे नजदीक बैठता है दोस्तों 17.7%। 17.7%। अगला, कुचिपुड़ी नृतक दोस्तों, कुचिपुड़ी डांसर। कुचिपुड़ी हम जानते हैं भारत के 8 क्लासिकल डांसों में से डांस में से एक है, और इसका संबंध कौन से राज्य से? तो इसका संबंध दोस्तों आंध्र प्रदेश से है। ठीक है, किससे है? आंध्र प्रदेश से कुचिपुड़ी का संबंध। तो उसके एक फेमस डांसर है दोस्तों जिनका नाम है सत्यनारायण शर्मा। उनको दोस्तों कौन सा अवार्ड या कौन सा अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया था? तो ये बहुत ही पुराना क्वेश्चन, पता नहीं कैसे पूछ लिया गया। आजकल आप जानते हो कई बार ऐसे लॉजिकल क्वेश्चन आ ही जाते हैं।
तो इनको दोस्तों पद्मश्री अवार्ड दिया गया था कब? 1970 में। तो आप देखो कितना पुराना है, ठीक है, फैक्ट है तो आपको याद रखना पड़ेगा। इनमें से कौन सा दोस्तों सरकार द्वारा लिए गए कुल ऋण का सबसे सही अनुमान है दोस्तों, है ना? हम इसमें से किसके थ्रू दोस्तों बता सकते हैं कि वास्तव में क्या एग्जैक्ट कितना दोस्तों लोन लिया गया है? तो इसको किसके द्वारा दोस्तों सबसे अच्छे तरीके से अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों बताया जा सकता है, तो दोस्तों इसके लिए सबसे अच्छे तरीके से बताया जा सकता है राजकोषीय घाटे के तहत, फिस्कल डेफिसिट के तहत। पहले दोस्तों हम घाटे वगैरह का अनुमान है ना जनरली रेवेन्यू डेफिसिट, राजस्व घाटे से बता देते कि किसी भी देश का सरकार को कितना घाटा हुआ तो राजस्व घाटा बता देते थे। लेकिन वो क्या होता था, वो राजस्व घाटे को कई बार छुपा लिया जाता था लोन वगैरह लेके, है ना? घाटा क्या होता है दोस्तों? घाटे का जनरली मतलब क्या होता है? घाटा इंग्लिश में बोले तो जो आपका क्या होता है दोस्तों, जो डेफिसिट होता है। तो ये क्या है? तो सरकार का खर्चा अगर ज्यादा हो गया, व्यय एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया कैसे? आय से, तो ऑब्वियस सी बात है वो बजट सरकार का कैसा होगा? घाटे वाला बजट होगा। लेकिन जनरली क्या करते थे सरकार, लोन वगैरह लेके और इनकम वाले डेटा को बढ़ा के और घाटे को क्या कर देते थे? कम कर देते थे। तो इसके लिए बोला कि नहीं, ये लोन वगैरह वाली चीजें माइनस करो। तो लोन वगैरह वाली चीजें माइनस करके फिर जो आपके पास इनकम है, भाई लोन में भी पैसा आ ही रहा है ना, तो सरकार के पास जो पैसा आया है वो हमेशा सरकार की आय में क्या होता है? कंसिडर किया जाता है। तो लेकिन बोला कि नहीं, लोन वगैरह वाले पैसे को कंसिडर मत करो। अब जो ओरिजिनल घाटा आएगा आपका, अब पता चलेगा एक्सपेंडिचर और इनकम में कितना, आपका रिसिप्ट्स में कितना डिफरेंस है। तो ऐसे घाटे को बोलते हैं दोस्तों राजकोषीय घाटा, इंग्लिश में बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, नेक्स्ट अगला 20 सूत्री कार्यक्रम दोस्तों किस वर्ष स्टार्ट किया गया था? तो 20 सूत्री जो कार्यक्रम है दोस्तों वो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट द्वारा दोस्तों 1975 में, उस वक्त हमारी प्राइम मिनिस्टर वेस्ट कौन थी? इंदिरा गांधी, उनके द्वारा दोस्तों इस प्रोग्राम को 1975 में शुरू किया गया था। हालांकि इसको फिर से दोस्तों इसमें से चेंज, इस कार्यक्रम को चेंज करके फिर से स्टार्ट किया गया कब? 2006 में। इसका पुनर्गठन किया एक तरीके से, इसको फिर से रीलॉन्च किया। चेंज तो क्या बोलो, एक तरीके से बोल सकते हैं 20 सूत्री कार्यक्रम को फिर से रीलॉन्च या पुनर्गठन इसका कब किया गया? तो 2006 में इसका पुनर्गठन किया गया था। लेकिन इनिशियली सबसे पहले इसको स्टार्ट किया गया था 1975 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा। हमसे पूछा ढिमसा जो एक लोक नृत्य, एक आपका फोक डांस है, उसका संबंध किस जनजाति से? तो दोस्तों अगर अपन इसकी जनजाति की बात करें तो दोस्तों जो ढिमसा जो डांस है जनजाति के हिसाब से बोले ना तो इसका उत्तर आएगा एक जनजाति, इसका नाम है पुरजा। क्या नाम है दोस्तों? एक पुरजा करके दोस्तों ट्राइब है, पुरजा करके आपकी जनजाति है, ठीक है? पुरजा जनजाति द्वारा किया जाता है। लेकिन कहां किया जाता है दोस्तों? तो यह किया जाता है आपके आंध्र प्रदेश में। कहां किया जाता है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में भी कहां? आंध्र प्रदेश तो बहुत लंबा चौड़ा इलाका है, तो उसमें एक जगह पड़ती है, इसका नाम है अराकू घाटी। कौन सी घाटी? इसका नाम है अराकू घाटी, वहां पर यह डांस किया जाता है। अब ध्यान से सुनो, देखो क्या है। अब हमसे पूछा ढिमसा लोक नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो उत्तर तो वैसे होना चाहिए पुरजा, लेकिन उसने जनजाति का नाम ना देकर दोस्तों जगह का नाम पूछ लिया। तो जगह के हिसाब से फिर दोस्तों ऑप्शन में है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा उत्तर होगा दोस्तों क्या? अराकू वैली बोले तो अराकू घाटी। कहां पड़ती है? आंध्र प्रदेश में। कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाएगा ढिमसा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से, तो उत्तर क्या करोगे दोस्तों? आंध्र प्रदेश। पर्टिकुलर ट्राइब नाम पूछ ले तो दोस्तों पुरजा जनजाति। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य को दोस्तों मानसून के निवर्तन के दौरान वर्षा प्राप्त होती है ना? रिट्रेटिंग मानसून। अब कोई सर बोलेगा समझ में नहीं आया निवर्तन का मतलब क्या होता है? निवर्तन का मतलब होता है दोस्तों लौटना। इंग्लिश में रिट्रीट का मतलब क्या होता है दोस्तों? लौटना, ठीक है? तो लौटते हुए मानसून से दोस्तों इंडिया के किस हिस्से को बारिश प्राप्त होती है? तो हम जानते हैं दोस्तों लौटते हुए मानसून से सिर्फ और सिर्फ इस वाले हिस्से को बारिश प्राप्त होती है। ये वाला हिस्सा कौन सा दोस्तों? तमिलनाडु। तो भारत का वो राज्य जो लौटते हुए मानसून से बारिश प्राप्त करता है वो आपका कौन सा राज्य है दोस्तों? वो है आपका तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन, डीबीएस बैंक के, है ना, सीईओ के रूप में किसको दोस्तों अभी अपॉइंट किया गया? अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों तो ये अभी हाल ही में अपॉइंट किया गया है रजत वर्मा को। किसको? रजत वर्मा को। अगला है 2024 का जो FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप शूटिंग है उसका शुभांकर क्या था दोस्तों? शुभांकर मतलब प्रतीक चिन्ह, मैस्कट, इंग्लिश में बोलते हैं मैस्कट। क्या था दोस्तों? तो वो था आपका ट्रंकी। ट्रंकी क्या था? एक टाइप का एलिफेंट, हाथी था, हाथी का प्रतीक, हाथी का सा एक कैरेक्टर बनाया हुआ था, ठीक है? तो उसको दोस्तों ट्रंकी को इस्तेमाल किया गया था एज अ मैस्कट के रूप में। अगला है प्रजनेश जो गुणेश्वरन है, जिन्होंने अभी हाल ही में दोस्तों एक तरीके से रिटायरमेंट की घोषणा की है। तो उनका संबंध दोस्तों कौन से गेम से था? तो दोस्तों जो प्रजनेश आपके जो आपके गुणेश्वरन है, ये कौन से गेम से संबंध रखते थे दोस्तों? ये संबंध रखते थे आपके टेनिस से। अगला 2024 का जो एटीपी फाइनल्स है, एटीपी फाइनल्स किससे रिलेटेड? आपका ये है दोस्तों टेनिस से। तो इसको दोस्तों इसका एकल जो खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है दोस्तों जेनेनिक सिनर ने। जेनेनिक सिनर कहाँ के रहने वाले हैं? ये भी क्वेश्चन किसी मॉक टेस्ट में पूछा गया था, मतलब एग्जाम में पूछा गया था, इटली के, और ये भी हाल ही में वर्ल्ड रैंक नंबर 1 पे चल रहे हैं।
अभी 2024 में अभी तक अपन देखें फिलहाल के डेटा के हिसाब से तो वर्ल्ड रैंक नंबर 1 पर आपके चल रहे हैं 2024 तक का डेटा। अभी तो 2025 में अपन आ गए, जो आखिरी 2024 तक का जो डेटा देखा गया है उसके अकॉर्डिंग दोस्तों वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस प्लेयर के रैंक पे चल रहे हैं आपके जेनिक सिनर। और ये कहाँ के रहने वाले दोस्तों? इटली के रहने वाले हैं। और इन्होंने ही दोस्तों अभी हाल ही में एटीपी 2024 का फाइनल्स जीता था। अगला और आखिरी क्वेश्चन है, अभी हाल ही में दोस्तों भारत के CAG नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसको बनाया गया है? ये मैंने कई आपके मॉक टेस्ट में आपको बताया है दोस्तों। तो अभी भारत के हाल ही में दोस्तों CAG जो नवंबर 2024 में बने हैं उनका नाम है दोस्तों क्या? उनका नाम है संजय मूर्ति। बोलो क्या नाम है उनका? उनका नाम है संजय मूर्ति या मूर्ति, संजय मूर्ति दोस्तों। के संजय मूर्ति दोस्तों भारत के नए CAG बने हैं। भारत के फर्स्ट अगर आपसे पूछा जाए CAG कौन थे तो उनका नाम था दोस्तों नरहरि राव, वी नरहरि राव दोस्तों उनका नाम था। और ये भारत के फर्स्ट CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया थे। वर्तमान में है दोस्तों संजय मूर्ति। अगर आपसे पूछा जाए इनकी नियुक्तिकर्ता कौन है तो दोस्तों इनकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा दोस्तों इनकी नियुक्ति की जाती है। कौन से आर्टिकल के तहत? इनकी नियुक्ति की जाती है आर्टिकल 148 के तहत। ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों अपने सारे के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं अपन नेक्स्ट मॉक टेस्ट में अगले उनके क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। अब ऐसे ही अच्छे से पढ़ते रहिए और इन सारे क्वेश्चंस में जो अच्छे अच्छे फैक्ट्स हैं उनको याद भी कीजिए ताकि फ्यूचर में इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आपके गलत ना हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट में। थैंक यू।